आपने बहुत बार लोगों से सुना होगा कि बाइंग ऑन डिप वेल्थ बिल्ड करने के लिए एक ग्रेट स्ट्रैटेजी है, लेकिन किस डिप पे इन्वेस्ट करना है ये कैसे पता चलेगा? हिस्ट्री बताती है कि अगर हम 20% फॉल का वेट करते रहें तो काफी बार मैसिव रैली मिस हो सकती है, और अगर बिना सोचे समझे हर फॉल के साथ इन्वेस्ट करते गए तो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस असली अपॉर्चुनिटी आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। बट मैं यहाँ फॉल की बात क्यों कर रहा हूँ? 2026 में ऑलमोस्ट सारे मेजर एसेट क्लासेस अपने हाइस के आसपास हैं। ये कोई क्रैश प्रिडिक्शन वीडियो नहीं है, बट प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। जब वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड होती हैं तो अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है और कुछ बाइंग ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और ऐसी सिचुएशन में सबसे बड़ा सवाल आता है कि डिप में इन्वेस्ट करें कैसे, और वो भी बिना किसी गेसवर्क के। इसका जवाब मैं काफी टाइम से ढूंढ रहा था, मुझे ना कोई क्लियर वीडियो मिला ना कोई डेटा बैक्ड आर्टिकल। इसलिए मैंने खुद ही पिछले 18 साल का इक्विटी और गोल्ड का डेटा एनालाइज करना शुरू किया। 2007 से 2025 तक मैंने हर एक ट्रेडिंग डे को स्टडी किया, और ये समझने के लिए कि बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी असल में आती कितनी बार है, और जब आती है तो उसमें इन्वेस्ट करने का सबसे लॉजिकल तरीका क्या है। ये वीडियो मेरी उसी स्टडी का रिजल्ट है। इसमें मैं बात करूंगा कि अपॉर्चुनिटी फंड क्या होता है और डिप के टाइम उसे डिप्लॉय करने का डेटा बैक्ड फ्रेमवर्क क्या हो सकता है। अगर आप लॉजिक और डेटा के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। हेलो जी, माय नेम इज अमित उपाध्याय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव की है, और इस चैनल के थ्रू मैं अपनी लर्निंग आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आपने मेरा 2026 पोर्टफोलियो का वीडियो देखा है तो आप जानते होंगे कि मैं 2026 में अपने पोर्टफोलियो का 10% अपॉर्चुनिटी फंड में रखने वाला हूं। इसलिए नहीं कि मैं फॉल प्रिडिक्ट कर रहा हूं, बट इसलिए बिकॉज मैं डिफरेंट आउटकम्स के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहता हूं। अपॉर्चुनिटी फंड का रोल बड़ा ही सिंपल है। जब वॉलिटिलिटी आए तो मैं उसका यूज एंजाइटी और पैनिक के बिना कॉन्फिडेंस के साथ यूज कर सकूं। अपॉर्चुनिटी फंड आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होता है जो आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी के टाइम ही इन्वेस्ट करने के लिए साइड में रखते हैं। अपॉर्चुनिटी फंड के मेनली 3 रूल होते हैं। रूल नंबर 1, ये फंड लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए जिससे कि एक दिन के नोटिस पे पैसा निकाला जा सके। रूल नंबर 2, ये अमाउंट इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपका फ्यूचर गोल्स इंपैक्ट हो जाएं, और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट में कोई मीनिंगफुल इंपैक्ट ही ना हो। जनरली 10 to 20% एक हेल्दी अपॉर्चुनिटी फंड हो सकता है आपके पोर्टफोलियो का। रूल नंबर 3, इसको डिप्लॉय करने के लिए एक क्लियर रूल बुक होनी चाहिए। मीन्स किस कंडीशन में कितना और कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये रूल इन्वेस्टमेंट से जुड़ी एंजाइटी को रिड्यूस कर देता है। ज्यादातर लोग अपॉर्चुनिटीज को इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन से फियर जनरेट होता है, और फियर एक्शन को फ्रीज कर देता है। मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग कोविड के टाइम पर ये रिग्रेट करते होंगे कि अपॉर्चुनिटी का सही यूज नहीं कर पाए। इसका मेन रीजन डर नहीं था, इसका मेन रीजन ये था कि आपके पास एक क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं थी। कैश विदाउट रूल्स इज फियर, बट कैश विद रूल्स इज अ स्ट्रैटेजी। इस वीडियो में हम इसी तीसरे पॉइंट पे फोकस करेंगे कि कब और कितना अपॉर्चुनिटी फंड डिप्लॉय करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी फंड को कौन से इंस्ट्रूमेंट में रखना है ये मैं अपने अगले वीडियो में कवर करूंगा। पहले स्ट्रैटेजी से कन्विंस होना जरूरी है, तभी तो आप फंड बनाना सीरियसली सोचेंगे। मैं आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, बोस्ट करने के लिए नहीं बल्कि इस स्ट्रैटेजी की स्ट्रेंथ को समझाने के लिए। मैंने कोविड टाइम में अपने लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। मैंने मार्च 2020 से मई 2020 तक अराउंड 50 लाख रुपीस इंडियन इक्विटी में डिप्लॉय किए, जो 3 साल के ड्यूरेशन में ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो गए। इस एक स्टेप ने मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी को मैसिवली एक्सेलरेट कर दिया। इस एक्सपीरियंस ने मुझे एक बात क्लियरली सिखाई, अपॉर्चुनिटी अनाउंस करके नहीं आती है, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। और ये वीडियो उसी प्रिपरेशन का स्ट्रक्चर्ड वर्जन है। इस स्टडी के लिए मैंने गोल्ड और इक्विटी दोनों को एनालाइज किया। गोल्ड के लिए मैंने गोल्ड बीज का डेटा लिया और इक्विटी के लिए निफ्टी 50 TRI का। टेक्निकल डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आज हम उनमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में मैंने 18 साल का डेली प्राइस डेटा लिया, हर एसेट का ऑल टाइम हाई मार्क किया, और ये देखा कि एसेट अपने पीक से कितना गिरा और कितने दिन तक उस जोन में रहा है। इस अप्रोच से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि रियल वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटी कितनी बार और किस डेप्थ पे आती है। यहाँ मैं थोड़ी सी एक अलग बात भी कहना चाहता हूँ। इस वीडियो का गोल सिर्फ ये बताना नहीं है कि गोल्ड या इक्विटी में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस वीडियो का एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपको ये दिखाना कि इन्वेस्टिंग को स्ट्रक्चर्ड वे में करते कैसे हैं।
वहीं जहां लोग अक्सर डायरेक्ट कंक्लूजन ढूंढते हैं कि जस्ट फाइनल रिकमेंडेशन क्या है, बट सच ये है कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ डिसीजन से नहीं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से बनती है। अगर आप इस वीडियो के एंड तक सिर्फ मेरी स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि मेरे सोचने के तरीके को भी समझ गए तो ये वीडियो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब चलिए रिजल्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले गोल्ड को स्टडी करते हैं। अगर गोल्ड का चार्ट देखते हैं तो 2007 से 2012 तक ये बुल फेज में रहा। 2013 से 2018 तक ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न मिले और 2019 से अभी तक गोल्ड एक बुल फेज में है। डीप में देखते हैं तो फर्स्ट 6 ईयर्स में गोल्ड न्यू पीक्स बनाता रहा और एक बार भी 20% से ज़्यादा नहीं गिरा। नेक्स्ट 6 ईयर्स में एक भी पीक नहीं बना और बहुत बार 15 और 20% से ज़्यादा पीक से नीचे गिरा रहा। पिछले 7 साल से गोल्ड नए पीक बना रहा है और एक्सेप्ट 2021 जो एक्सेप्शनल पोस्ट कोविड इक्विटी रैली का ईयर था, गोल्ड कभी भी 20% से ज़्यादा नहीं गिरा। और सबसे एक्सेप्शनल चीज़ ये है कि 2025 में गोल्ड ने अब तक के सबसे ज़्यादा पीक बनाए हैं, विच इज़ 54 टाइम्स। ये एक साल में बने मैक्सिमम नंबर ऑफ पीक्स हैं। कुछ इनसाइट्स देखते हैं तो गोल्ड मोस्टली अपने पीक के पास ही रहता है और अप टू 5% ड्रॉप काफ़ी कॉमन है। 30% से ज़्यादा करेक्शन पिछले 2 डिकेड्स में तो नहीं हुए हैं। सो अगर आप 20% से ज़्यादा करेक्शन का वेट करेंगे तो गोल्ड में काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। गोल्ड के बुल और बेयर फेस काफ़ी लंबे होते हैं और ट्रेंड रिवर्सल काफ़ी स्लो होता है। इसलिए गोल्ड में बाइंग ऑन डिप का मतलब होता है शैलो डिप्स पर एक्ट करना। सो ऐसे में मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल सी होगी। 5% ड्रॉप को मैं कंप्लीटली इग्नोर कर दूंगा, ये तो नॉइस है। 5% से ज़्यादा ड्रॉप हुआ तो 25% ऑफ द अपॉर्चुनिटी फंड गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा। 10% से ज़्यादा ड्रॉप हुआ तो रिमेनिंग अपॉर्चुनिटी फंड इन्वेस्ट कर दूंगा। 20% से ज़्यादा ड्रॉप के लिए वेट करना मुझे सेंसिबल नहीं लगता। अब आते हैं इक्विटी पे और यहाँ पिक्चर चेंज हो जाती है। अगर निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे तो यू कैन क्लियरली सी यहाँ गोल्ड से वॉलेटिलिटी ज़्यादा है और 10 से 15% जैसे डिप की अपॉर्चुनिटी हर कुछ साल में रेगुलरली आती है। पिछले 18 साल में 50% से ज़्यादा करेक्शन 2008-2009 में आया था और कोविड टाइम में 30% से ज़्यादा करेक्शन हुआ। बट 40% ऑफ द टाइम निफ्टी 50 पीक से 5% ड्रॉप जोन में ही रहा है। इसका मतलब ये है कि 5% ड्रॉप में इन्वेस्ट करना तो सिर्फ नॉइस में इन्वेस्ट करने जैसा है। इसके लिए तो रेगुलर SIP बेटर है, बिकॉज करेक्शन डीप हो सकते हैं। तो डिप टाइम में गोल्ड के कंपैरिजन में इक्विटी में अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ पैसा डीप करेक्शन के लिए सेव करना सेंसिबल होगा। तो यहाँ 10 से 30% एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी जोन होगा। तो ऐसे में मेरी इक्विटी की स्ट्रैटेजी होगी, मैं 5% डिप को अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखूंगा। 7% पर मैं 20% ऑफ द अपॉर्चुनिटी फंड को डिप्लॉय कर दूंगा। 12% फॉल में अनदर 30% इन्वेस्ट करूंगा और 18% से ज़्यादा फॉल पे रिमेनिंग फंड इन्वेस्ट कर दूंगा। इस स्ट्रैटेजी से मैं नॉइस से बचा रहूंगा और कुछ कैपिटल डीप डिस्काउंट के लिए भी सेव करके रखूंगा। अब सवाल ये आता है कि अगर ये अपॉर्चुनिटी रियल में आती है तो किस फंड या इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें। ये समझना जरूरी है कि अपॉर्चुनिटी फंड सिर्फ टाइमिंग का टूल है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट टूल या एसेट एलोकेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स कि अगर आप गोल्ड ETF के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो अपॉर्चुनिटी फंड को भी उसी ETF में यूज कीजिए। सेम वे अगर फ्लेक्सी कैप के थ्रू इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो वही सेम फंड अपॉर्चुनिटी में टॉप अप कीजिए। इसके लिए नया इंस्ट्रूमेंट या टूल ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना एसेट एलोकेशन का ध्यान रखिए। अगर गोल्ड करेक्ट हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप अपने एसेट एलोकेशन को कंप्लीटली स्क्यू करके गोल्ड सेंट्रिक बना देंगे। अगर 10% गोल्ड में प्लान किया है तो इंश्योर कीजिए कि एसेट एलोकेशन उससे बहुत ज्यादा अलग ना हो जाए, वरना बाद में एसेट डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट करने में बहुत मुश्किल हो सकती है। बट व्हाट इफ अपॉर्चुनिटी आई ही नहीं और फंड यूटिलाइज ही नहीं हुआ? ये रिस्क तो अपॉर्चुनिटी फंड के साथ रहता ही है। इसलिए जरूरी है कि अपॉर्चुनिटी फंड को ऐसी जगह इन्वेस्ट करके रखें जहां रीजनेबल ग्रोथ भी होती रहे। इस टॉपिक को मैं अपने अगले वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा और लिक्विड फंड, आर्बिट्राज फंड, डेट फंड, बॉन्ड्स, FD इनके बारे में बताऊंगा। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी को समराइज करें तो अपॉर्चुनिटी फंड पहले से एलोकेट कीजिए। 10 to 20% एक सेफ रेंज हो सकती है। ट्रिगर्स और परसेंटेज एलोकेशन प्री डिफाइंड होने चाहिए। आप चाहें तो मेरे परसेंटेज और ट्रिगर को फॉलो कर सकते हैं। आई रिकमेंड कि आप अपना एनालिसिस खुद करके देखिए। एसेट एलोकेशन डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
अगर ये वीडियो आपको इन्वेस्टिंग के बारे में स्ट्रक्चर्ड सोचने में हेल्प करता है तो मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है। एंड में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको आसानी से पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।